तो हेलो फ्रेंड्स, now I will be solving here all the PYQs of GATE mechanical. What? GATE mechanical questions. ओके तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सारी PYQ को कोशिश करूँगा सॉल्व करने का अप टू गेट एग्ज़ाम. ओके तो यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिलेगा. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, ऑलरेडी हम लोग का 4 साल वेस्ट हो चुका है. ठीक है आप लोगों का, और अब समय भी नहीं बचा है, 1 मंथ बचा होगा हार्डली. तो चलिए इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा PYQ से. ठीक है, हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस यू विल सी हियर. ओके नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. अ रॉड ऑफ लेंथ L having uniform cross sectional area A is subjected to a tensile force P as shown in the figure below. If the Young's modulus of the material varies linearly from E1 to E2 along the length of the rod, the normal stress developed at the section SS. सिंपल. चलो देखो, ये बस गुमराह करने के लिए दिया गया है. ठीक है, कितना नॉर्मल सा प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछ लिया है. ये आप देखो, लोड P लग रहा है. ठीक है, P तो आप भी जानते हो स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है. लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. क्या कहीं पे भी E का यहाँ पे जिक्र है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का है? तो E पे तो डिपेंड ही नहीं करता है. तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सिंपली P बाय A. ऑप्शन नंबर ए आंसर. चलिए, कुछ है ही नहीं, बस आप क्वेश्चंस को समझो. और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, बड़ा क्वेश्चंस देख करके आप एग्ज़ाम में डरो मत. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बड़ा दिया रहता है ना, उससे हमको एडवांटेज है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है, और कौन सा इन्फॉर्मेशन फालतू है ये भी हमें समझना होता है. ठीक है, गुमराह करने के लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होता है. जैसे यहाँ पे E का कोई यूनिफॉर्मली वैरिंग E1 से E2 बोल रहा है कि वैरी कर रहा है. तो भाई वैरी करे, उससे हमको इस पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. चलिए देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ रोलिंग प्रोसेस द स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन. बताइए इसमें सिंपल सा क्या हो जाएगा, कंप्रेशन एंड शियर. कैसे? देखो ये चलिए एक डायग्राम, अगर थोड़ा गड़बड़ भी बन जाए तो आप लोग उसको मैनेज कीजिएगा. ठीक है, यहाँ से आप देखिए. चलिए अच्छा ये बताइए, शियर फोर्स. ठीक है, इस पे शियर फोर्स के कारण इधर होगा. ठीक है, इधर जाएगा हमारा वर्कपीस. ठीक है, और एक क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये पिचक के इतना हो गया. ठीक है, तो 2 फोर्सेस लगेंगे, शियर एंड कंप्रेसिव. चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकर के आता हूँ. चलिए ये क्वेश्चन देखिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इसको अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं रब कर देता हूँ. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड. फॉर अ डक्टाइल मटेरियल टफनेस इज अ मेजर ऑफ. इसका तो सिंपल है, आप लोग कर लोगे. ठीक है, इसका तो हो जाएगा एबिलिटी टू एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर. ठीक है, अप टू फ्रैक्चर कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करते जा रहा है. डक्टाइल का क्या प्रॉपर्टी होता है, डक्टाइल का
ठीक है, उसको आप ना पीट पीट के, ठीक है, पीट के नहीं, सॉरी, उसको ना आप थिन वायर में इसको डक्टाइल मटेरियल को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और एक मोमेंट आएगा अपना, ठीक है, एक मोमेंट आएगा जहाँ पे वो टूट जाएगा, जैसे रप्चर जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जिसका जितना अच्छा डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होगा वो उतना दूर तक खींचेगा। चलिए, तो इसका आप लोगों ने देख लिया। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक और, ये देखिए क्वेश्चन नंबर तो शायद 4 होगा, 5 होगा, छोड़िए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। अ सिलेंडर contains 5 meter cube of ideal gas at a pressure of 1 bar. At a pressure of 1 bar, this gas is compressed in a reversible isothermal process till its pressure increases to 5 bar. The work in kilojoule required for this process is, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, सिलेंडर contains 5 meter cube of ideal gas at a pressure of 1 bar. तो 5 मीटर क्यूब, V1 कितना दिया है 5 मीटर क्यूब, और प्रेशर 1 बार। अच्छा, 1 बार को आप लोग समझते हो क्या क्या लिख सकते हो, देखो इसको बोल सकते हो 100 किलो पास्कल या फिर 10⁵ पास्कल, ठीक। ये चलिए दे दिया हुआ है हमको इनिशियल कंडीशन। आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ P1, द गैस कॉम्प्रेस्ड इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। चलिए उस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिएगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे ही बोला मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, वर्क डन इक्वल टू CLN V2/V1 इक्वल टू CLN P1/P2। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी तो डिराइव करने का समय है नहीं, मैं बस क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो W इक्वल टू CLN V2/V1 CLN P1/P2। ओके, नाउ pressure increases to 5 bar and final pressure here V2 निकालना है, P2 5 बार। ओके, तो 5 बार को आप क्या बोल सकते हो, 5 बार इक्वल टू 5 इंटू 10⁵ पास्कल और 500 किलो पास्कल, ठीक है। और यहाँ पे C क्या होता है ना, C इक्वल टू P1/V1 इक्वल टू P2/V2। देखो ये कहाँ से आया मैं बता देता हूँ, ठीक है। PV इक्वल टू MRT होता है, ठीक है, आइसोथर्मल बोला है, ठीक है। तो P1/V1 इक्वल टू PV इक्वल टू कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट टर्म हो गया अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, देयरफॉर P1/V1 इक्वल टू P2/V2 इक्वल टू C। हम यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है, फाइन। use the formula and we will get the answer. Okay, now तो P1/V1 इक्वल टू P2/V2 लगा लो, या फिर अच्छा ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं क्या, देखो तो क्यों हम V2 निकाले, क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है, तो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अप्रोच देखो, हम चाहते तो फिर V1/V2 निकाल के ये वाले से करते, हमको P1/P2 पता है, यूज़ दिस। W इक्वल टू C को हम कर लेते हैं क्या, P1/V1 5 इंटू
10⁵ पास्कल में लेते हैं, ठीक है, 5 पास्कल। सी हो गया ये हमारा सी। इसके बाद ln P1 1 बार। इसको आप इसमें लो ऊपर नीचे कट जाएगा क्योंकि सेम यूनिट होंगे ना, इसलिए 1/5 बार ही में ले लेते हैं ln दिस। और इसको सॉल्व करोगे एंड यू विल गेट द आंसर। इसका आंसर समथिंग सॉल्व करूँ क्या मैं, 5 × 5 इक्वल टू इतना है इंटू 1/5 ln। इसका आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा फिर। नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना। चलिए मैं कर ही दूँ क्या, 5 कैलकुलेटर वर्क क्यों नहीं कर रहा है यार। 5 × 10। वैसे एग्ज़ाम में वर्चुअल कैलकुलेटर होता है, वहाँ से आप लोग करोगे कैलकुलेट, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज मत ही करो, कोशिश करो कि वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करें व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, ओके, बिकॉज यू विल बी एबल टू सॉल्व इन द you will be able to do the same in examination hall, okay. ओ यार आजा आजा आजा, क्यों इसका एलियन इसका काम ही नहीं कर रहा। इसका आप लोग कर लेना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Water is coming out from a tap and falls vertically downward at the tap opening. The stream diameter is 20 mm with a uniform velocity of 2 meter per second. Acceleration due to gravity is 9.81 meter. Assuming the steady inviscid flow constant atmospheric pressure everywhere and neglecting the curvature and surface tension affects the diameter in millimeter of the stream 0.5 meter below the tap is approximately। चलिए देखिए, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, ठीक है। टैप दिया है, वाटर, इसको ठीक है। देखो यहाँ का स्पीड दिया है हमें भी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ का डायमीटर दिया है, क्या डायमीटर दिया है 20 मिलीमीटर। यहाँ का डाया पूछा है और हमें भी यहाँ का नहीं पता ना, जिम्नास्टिक्स नहीं पता। अच्छा चलिए, क्या यहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? इसको हम डेटम ले लें, पॉइंट ये 1 पॉइंट और 2 पॉइंट ले लिए, ठीक है। 2 पॉइंट के बीच बर्नौली इक्वेशन हम लगाते हैं। तो चलिए, P1 स्क्वायर बाई 2G रो जी प्लस P1 बाई रो जी प्लस B1 स्क्वायर बाई 2G प्लस
Z1 इक्वल टू P2 बाई रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। ओके, और ये हमें दिया है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 0.5 मीटर में दिया है, मिलीमीटर में 5 मीटर, क्योंकि बोला है ना भाई कि यहाँ से 0.5 मिलीमीटर या मीटर दिया है, मीटर 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे ये डाया हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले ये देखो, आप क्या करोगे ना, ये तो कट जाएंगे भैया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एज्यूमिंग कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर। ओके, प्रेशर कांस्टेंट दिया है। हाँ ठीक, तो ये तो गया। ठीक है, प्रेशर एनर्जी तो गया। अब यहाँ से हम V1 स्क्वायर बाई 2G तो क्या यहाँ पे ये गया। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है ना कि यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे V1 स्क्वायर बाई 2G। देखो कैलकुलेशन बहुत ही आराम से करना, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कैलकुलेशन के कारण आते हुए भी क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। 3 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चंस तो आपको करने नहीं है। कोई क्वेश्चन 5 मिनट भी ले सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 सारे क्वेश्चंस होंगे भी नहीं अगर पूरा अच्छे से प्रिपरेशन नहीं है तो। ठीक है, तो अभी जितना है कुछ एक सब्जेक्ट मैथ्स, एप्टीट्यूड और कुछ जो भी कर सकते हो उतना करो और उसी का अच्छे से रिवीजन करो। ओके, और क्वेश्चंस बनाओ, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करो, अभी वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो V1 स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 माइनस Z1। अच्छा, Z2 कितना, अब इसको हम 1 को डाटम लिए हैं। ठीक है, तो इस रेफरेंस से सारे डिस्टेंस मेजर होंगे। तो Z2 कितना है 0.5 मीटर और Z1 0 मीटर। ये 0.5 ये 0, तो V1 स्क्वायर बाई 2G that will be equal to V2 स्क्वायर बाई 2G plus 0.5. Any doubt? Now multiply both sides with 2G, then you will get what, 2G गया, यहाँ पे 2G आ गया। तो V1 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस 0.5 इंटू 9.81 इंटू 2G। ओके, एंड 2 इंटू 0.5 विल बी व्हाट 1। ऐसे मल्टीप्लाई किया करो, हमें सॉल्व करना है, आसान बनाना है सॉल्यूशन को। ठीक है, अब कोई बंदा यहीं पे अब 0.5 इससे करे फिर उससे करे, ऐसे नहीं। यहाँ देखो 0.5 इंटू 2 कितना था 1 और 9.81 सिंपली बचा यहाँ पे। तो V1 इक्वल टू V2 स्क्वायर कितना, V2 कितना दिया है 2 मीटर, तो यहाँ पे कितना गया 4 प्लस 0.9 कितना गया सिंपली 9.81 यार, इसका अंडर रूट 4 प्लस 9.81 दैट इज इक्वल टू 13.81। इसका आप अंडर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा कितना, मैं आपको कर दूं, अंडर रूट 13.8 ना 0.81 का अंडर रूट। ओ यार 13.81 3.716 V1 आ गया। अब कुछ करना ही नहीं है। आपको एक चीज़ पता होगा, ये तो 10th 12th क्लास के बच्चों को पता होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2।
अब यहाँ पे भी ट्विस्ट है, ठीक है। क्या कि A1 को आप क्या लिखते हो, इसको मैं रब कर दूँ, अब इसको देख लो एक बार, या फिर रहने देता हूँ, सिंपली मैं बता देता हूँ यहाँ यहीं पे। A1 को, एरिया को क्या लिखते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को πd²/4 लिखते हो ना। तो देखो A1 V1 करोगे ना, A1 V1 = A2 V2, तो π/4 दोनों तरफ से कटेंगे ही, तो उसको मत लिखो। d1²/4 × V1 दैट इज इक्वल टू d2², सॉरी 4 भी क्यों लिख रहा है, π/4 तो कट गया, d1² × V1 = d2² × V2। ओके, तो d1² हमसे पूछा है यहाँ का, तो d1² इज इक्वल टू d1 पूछा है, d1² नहीं, तो d2² × V2/V1। दिस इम्प्लाइज d1 इक्वल टू √, ये जो सॉल्व करोगे आप उसका √ ले लेना, ठीक है। आई होप आप कर लोगे। इसका आंसर आना चाहिए 15, आई थिंक। सॉल्व कर लेना, मे भी रॉन्ग भी हो सकता है, सॉल्व कर लेना सिंपल सा, बस यही एक बर्नौली इक्वेशन लगाना था, उसके बाद A1 V1 लगाना था, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस लेकर के मैं नेक्स्ट सेशन में आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट 2024। थैंक यू।